हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। पिछला जो क्लास था लगभग समाप्त हो गया था। अरे आधुनिक भारत का, अब आधुनिक भारत में हर व्यक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे जो व्यक्ति विशेष है आज़ादी के लिए। तो कहा जाए 1940 से आज़ादी का जो आधुनिक भारत में है आज़ादी का काल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व है की चर्चा की है या व्यक्तित्व है जिनकी चर्चा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर इनकी चर्चा ना की जाए तो आधुनिक भारत में जो स्वतंत्रता की लड़ाई है या भारतीय स्वतंत्रता का काल है, जो अगर कहा जाए भारतीय स्वतंत्रता का काल, तो 1857 से 1947 का जो काल है महत्वपूर्ण काल है भारतीय स्वतंत्रता के लिए। 1857 से 1947 लगभग जो है 90 साल का काल काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व की व्याख्या की हुई है या ऐसे व्यक्तित्व का इंट्रोड्यूस हुआ है जो काफी महत्वपूर्ण है भारतीय स्वतंत्रता में, जिसमें से एक हैं एम.के. गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी नाम है। भारतीय जो स्वतंत्रता का इतिहास है, स्वतंत्रता का इतिहास अगर बात की जाए तो स्वतंत्रता का इतिहास मेन रूप से अगर काल मानेंगे तो 1857 से 1947 का काल भारतीय स्वतंत्रता का काल मानेंगे, जिसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या जो है सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है या वैसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा इस काल में अपना रोल अदा किया है, रोल प्ले किया है, लीड रोल में है, तो मोहनदास करमचंद गांधी हैं। एम.के. गांधी पूरे लीड रोल में है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आते हैं, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भी सारे, राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो अगर लीड रोल में कहा जाए तो लीड रोल में जो है एम.के. गांधी हैं। वैसे इस स्वतंत्रता के इतिहास में को दो भागों में बांटेंगे। एक आगे इसमें जो है दो दल की स्थापना हुई थी। इसमें मुख्य रूप से दो दल था, एक था नरम दल और दूसरा था गरम दल। ये दोनों का पूरक, एक दूसरे का पूरक है। अब एक दोनों के दूसरे का पूरक क्यों है? ये इतिहास के जो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, काफी विस्तार पूर्वक चर्चा हो चुका है इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के बारे में एक दूसरे से पूरक है, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। तो मैं विशेष रूप से मैं यही कहूंगा कि अगर स्वतंत्रता या आजादी रूपी अगर सिक्का है, आजादी रूपी सिक्का है, तो उसका दो पहलू है, एक गरम दल और एक नरम दल। ठीक है, इस सिक्के का दो पहलू है, एक गरम दल और नरम दल, और दोनों के चर्चा किए बिना इस आजादी रूपी सिक्का का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम जो विशेष रूप से आज चर्चा करने जा रहे हैं एम.के. गांधी पर, मोहनदास करमचंद गांधी जी पर, तो ये जो है जिनको बाद में कहा गया है राष्ट्रपिता या बापू कहा गया है, ये नरम दल से संबंध रखते थे। ठीक है, इनका जो है बाद में कहा गया महात्मा का भी उपाधि दिया गया, महात्मा का उपाधि दिया। इनको जो है बापू भी बाद में कहा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट को सम्मान में जो है भारतीय नोट पर जो मिलता है फोटो, उनका किनका मिलता है? एम.के. गांधी जी का, एम.के. गांधी का, बापू का। ठीक है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो अगर विशेष रूप से इनकी चर्चा करें तो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। इसका जो है लगभग 2 क्लास या 3 क्लास में जाएगा ये चर्चा एम.के. गांधी का। ठीक है, तो हम जो है इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये जो है एम.के. गांधी पर चर्चा, चाहे वनडे एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम, या अगर मेन की तैयारी कर रहे हैं तो मेन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा एम.के. गांधी पर चर्चा। ठीक है,
तो एम के गांधी का अगर जो है व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, सबसे पहला अगर इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, एम के गांधी। एम के गांधी, इनका नाम था, पूरा नाम मोहन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, पिताजी का नाम पिताजी थे। इनकी माता जी कौन थी? पुतलीबाई। इनका जो जन्म हुआ था एम के गांधी का 2 अक्टूबर 1869 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। जहाँ पोरबंदर अभी जो है गुजरात में पड़ता है। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 इन्हीं के जन्म दिवस पर जो मानते हैं, अभी जो केंद्र सरकार घोषित किया था राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, इन्हीं के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वन डे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 1869 में। ठीक है, अब मोहनदास का जो है बेसिक जानकारी, पेशे से ये वकील थे। पेशा जो इनका था वकील थे पेशे से, बैरिस्टर, ए क्लास का, काफी बढ़िया बैरिस्टर थे। ये जो है भारत में, अब इनका बात की जाए कि भारतीय इतिहास में यानी भारतीय राजनीतिक में ये इनका इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, इनको इंट्रोड्यूस कौन कराया? ठीक है, तो ये जो थे मोहनदास, ये 1915 से पहले साउथ अफ्रीका में थे। और साउथ अफ्रीका में एक ऐसी घटना हुई थी, वहां जो है रेल में, वहां की ट्रेन में फर्स्ट क्लास में इनके पास टिकट होते हुए भी इनको फर्स्ट क्लास में बैठने नहीं दिया गया था। वहां काले और गोरे का भेदभाव होता था। इन्होंने सत्याग्रह अपनाया, सत्याग्रह किया। वहां सत्याग्रह काफी महत्वपूर्ण रहेगा पूरा इतिहास में, महात्मा गांधी के इतिहास में। सत्याग्रह, सत्य अहिंसा शब्द, सत्याग्रह किया और सफलता पाया और काले गोरे का भेद को खत्म किया, जिससे जो है इनका नाम काफी प्रचलित हो गया साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में जो है भारतीय जाकर के वहां सत्याग्रह कर वहां विजय प्राप्त की, तो यहाँ भारत में जो एक उस समय था 1914-15 में, कांग्रेस बड़ा दल के रूप में था। इससे बड़ा कोई उसमें पार्टी कोई था नहीं। इनकी नजर कांग्रेस पर पड़ी, कांग्रेस को इन पर नजर पड़ी। 1915 में ये आ गए इंडिया। 1915 में इंडिया आ गए। ठीक है, 1915 में इंडिया आने के बाद ये कांग्रेस ज्वाइन की। इनका जो इनके राजनीतिक गुरु इनको कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी के संपर्क आने के बाद जो है भारतीय राजनीति में अपना कदम रखा और कांग्रेस के साथ इन्होंने सदस्यता प्राप्त कर ली, कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ठीक है, 1916 में एक घटना हुई थी। 1916 में सबसे ये जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीएचयू की स्थापना हुई थी। स्थापना समारोह में बीएचयू की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय। वेरी गुड, मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की थी। बीएचयू की स्थापना हुई, इनको भी आमंत्रित किया गया। इनको एम के गांधी जी को, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को आमंत्रित किया गया। आमंत्रित करने के बाद जो है इनको वहां भाषण दिया गया। भाषण के दौरान, इनके भाषण के पहले जितना भी था, एक यहाँ था बीएचयू की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण था इनके नजर से, यहाँ जो भी बीएचयू के स्थापना समारोह में आया था सब कुलीन वर्ग से संबंध रखता था।
यानी सभी जो धनी वर्ग से संबंधित थे। दूसरा, जो अपना प्रभावशाली थे, प्रभावशाली यानी जो दबंग टाइप के, जो शक्ति, जिसके पास शक्ति था। आम पब्लिक के लिए इसमें कोई स्थान नहीं था। ठीक है, आम पब्लिक के लिए इस बीएचयू के स्थापना समारोह में जो बुलाया गया था, इनको कोई स्थान नहीं था। तो 1916 में जब बीएचयू की स्थापना हुई, उस समय स्थापना समारोह चल रहा था, तो इनको बोला गया, इनको मौका दिया गया कि भाई आप मंच क्या बोलता मंच साझा कीजिए। मंच पे गए। मंच पर जाने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो आम जनता के लिए था, आम जनता के लिए था, अछूतों के लिए था, जिसे कोई छुआछूत मानते थे, उनके लिए था, उनका संबोधन था। तो इसी से प्रभावित होकर आम जनता उससे काफी महत्वपूर्ण रहेगा ये चीज। आम जनता किसी के संपर्क में कब आएगा? जब उसके लिए कोई कुछ करेगा। अब मानिए दो जो है समाज में दो तरह के थे, एक थे कुलीन वर्ग, एक था निम्न वर्ग। अब निम्न वर्ग, जब आप निम्न वर्ग या कुलीन वर्ग जो भी है आपके सीधे संपर्क में कब जाएगा? जब सीधे संपर्क में तभी आएगा जब आप उसके बारे में कुछ करेंगे। गांधी जी यहाँ सबसे बड़ी चीज क्या की है? गांधी जी ने आम जनता के लिए या निम्न वर्ग के लिए इन्होंने कहा कि इस समारोह में जो है ये जो है कुलीन वर्ग के लिए बीएचयू की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की तो स्थापना हुई, लेकिन इसमें कुलीन जो है निम्न वर्ग के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, निम्न वर्ग के लिए कुछ नहीं है, निम्न वर्ग के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इससे प्रभावित होकर के आम जनता इनका सपोर्ट करने लगा, आम जनता का साथ मिल गया। अब ये जो हो गया, इस भाषण के बाद इनका प्रभाव जनता में बढ़ गया, इनका प्रभाव जो है जनता में बढ़ गया। और इनके जनता का जब इस पे इनका आकर्षण बढ़ने लगा, पब्लिक का आकर्षण, तो कांग्रेस भी इसको सोचा कि भाई ये हमारा जो है बड़ा सिक्का साबित होगा, बड़ा जो है प्रभावशाली व्यक्ति साबित होगा, ये जो है अपने बना के रखो इससे। तो गांधी जी को कांग्रेस जो है इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया। इसी भाषण से खुश होकर के या जो है इस भाषण के प्रभाव में आकर के बिहार के राजकुमार शुक्ला, बिहार के जो थे एक नेता राजकुमार शुक्ला, इससे पहले मैं बता दूं कि जब 1916 में इनका भाषण हुआ, 1917 में इनका जो सब बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन अगर ईस्वी से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लें तो काफी महत्वपूर्ण होगा। इनका जो कार्यकाल रहेगा काफी पढ़ने में आसानी होगा। पहला 1917 में जो हुआ, तिनकठिया प्रथा चल रहा था बिहार में, तिनकठिया प्रथा, इसको भी बताएंगे आगे। तिनकठिया प्रथा को समाप्त करवाया। दूसरा जो था 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर की सफलता। तीसरा था आरंभिक सफलता, लेकिन ये देशव्यापी नहीं था। 1918 में ही इनका जो सफलता था खेड़ा आंदोलन। हालांकि इसको कहा जाए सफलता तो था, लेकिन पूर्ण रूप से सफलता की बात की जाए तो नहीं था। इसमें हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है, इसके बाद इनका जो आया बड़ा देशव्यापी आंदोलन 1920 से 22 तक चला, ये था असहयोग आंदोलन। उसके बाद आया सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। उसके बाद जो आया इनका बड़ा आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बीच में गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिए थे। तो मेन रूप से अगर देशव्यापी है तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये काफी महत्वपूर्ण था इनके जीवन का। और ये भी आंदोलन जो है काफी जो आरंभिक जो सफलता था काफी महत्वपूर्ण था। अब एक एक चीज के बारे में हम चर्चा करेंगे तीनों। ये जो है अगर इसको सजाने के लिए आए कि समय से या जो है अपना
आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जो भी आए उसको आप कर सकते हैं। काफी महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा, नोट कर लीजिए। राइट, चलिए तो हम पहला जो था इनका जो था सबसे पहला असहयोग, सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा इनका जो था, अहिंसा शब्द, सत्य और अहिंसा शब्द। अब अहिंसा, सत्य और अहिंसा, सत्य तो समझ रहे हैं, अहिंसा समझ रहे हैं बिना किसी को हानि पहुंचाए, बिना किसी को हानि पहुंचाए अपनी बात को रखना। अब ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमजोरी को उसके सामने रख रहे हैं। सत्य अहिंसा या सत्याग्रह जिसको कहेंगे, सत्याग्रह का मतलब है सत्य के साथ आग्रह करना, यानी जो है हम आपके सत्य से हैं, अपने सत्य पर अटे हुए हैं और आपसे विनम्र कर रहे हैं। इसका मतलब आपके सामने सिर झुका नहीं रहे हैं, आपके प्रति विद्रोह कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। यानी जो है हम आपके शासन से अलग भी नहीं होंगे और जो है हम आपकी अधीनता को भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह सत्याग्रह का था। इनका जो था जीने और पॉलिसी जो था, जीने और जियो और जीने दो, जियो और जीने दो की पॉलिसी था। जियो और जीने दो जो जीने दो की पॉलिसी था, ये वो एग्जाम में पूछ चुका है, वनडे एग्जाम में, ठीक है। इनका जो अगर भारत में प्रभावी सबसे पहले 1915 आए तो इनका जो प्रभाव पड़ा, ये किसके प्रभाव में आए थे? राजनीतिक गुरु इनका इनके जो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, इनके प्रभाव में आए। इनके प्रभाव में आने के बाद इन्होंने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से इंट्रोड्यूस हुए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जाने, भारतीय राजनीति को जाने, भारतीय राजनीति को जानने के बाद जो है 1917 में एक लखनऊ में अधिवेशन चल रहा था। लखनऊ के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी आए। राजकुमार शुक्ल जी ये बिहार के रहने वाले थे। उसमें बिहार में जो चल रहा था एक व्यवस्था था, 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा व्यवस्था था। वहां जो जमीन का नाप होता है कट्ठा में होता है, कट्ठा। जमीन का जो नाप था कट्ठा व्यवस्था में था। यह जो कट्ठा था, अब हर जगह का अलग अलग अपना नाप है, जमीन का माप का जो है पैमाना है, वहां जो है कट्ठा में होता था। अब इस 3 कठिया प्रथा का मतलब है 3 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जमीन, 3 में 1 जो है कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना जरूरी था। नील की खेती, अब नील की खेती जो था, अभी जो ये जरूरी क्यों था? इस समय जो है बागान मालिक और किसान के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है काफी चर्चा में रहा है। क्या नाम है उसका, 3 कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ही था। तो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत यहाँ जो था 3 कट्ठा में 1 कट्ठा जो खेती होता था, नील की खेती होता था। नील की खेती उस समय 1917 से पहले औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति के बाद जो है नए नए उद्योग का आविष्कार हुआ, रंगों का, कृत्रिम रंगों का आविष्कार हुआ। कृत्रिम रंग से कपड़ा रंगे जाने लगे, या जो कितने रंगों का जगह है, नील की जगह रंगों का प्रयोग करने, कृत्रिम रंग का प्रयोग किया जाने लगा। तो नील का जो है मांग कम गया, नील का मांग कम गया। 3 कठिया प्रथा को समझिए, नील की मांग को कम गया। अब जब नील की मांग कम गया तो मकान बागान मालिक जो था किसान से नील क्यों खरीदे?
इसको तो नील की जरूरत जब पड़ेगा, जब इसको मार्केट में नील की भी मांग बढ़ेगी, तब ये नील किसे किसान से खरीदेगा। लेकिन जो है वो औद्योगिक क्रांति के कारण, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद नील का जो मांग खत्म हो गया, नील का मांग कम हो गया। नील का जब मांग कम हो गया तो बगान मालिक के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको 3 कट्ठा में 1 कट्ठा नील की खेती करना पड़ेगा, और बगान मालिक जो है इसे नील खरीद नहीं रहा था, बड़ा दिक्कत था, खरीद नहीं रहा था। तो क्या बोलता है, किसान सोच रहा था हमें नील खरीदे, तो बगान मालिक कहा कि नील तो खरीदेंगे लेकिन कम दाम पर खरीदेंगे, और कम लगान जो है ज्यादा लेंगे। लगान क्या लेंगे, ज्यादा लेगा, लगान की रेट जो है बढ़ा दिया, लगान बढ़ा दिया, किसान जो है परेशान हो गए, किसान में ऐसी स्थिति आ गई, भुखमरी की स्थिति आ गई। तो इसके संदर्भ में राजकुमार शुक्ला उस समय सोचे कि महात्मा गांधी से बड़ा नेता उसमें है ही नहीं कोई, क्योंकि जो है जन आंदोलन, जन लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए महात्मा गांधी का भाषण जो है सुन के ही प्रभावित हो गए थे, और ऐसा भाषण कोई दे नहीं रहा था जन समुदाय के लिए। तो राजकुमार शुक्ला इनसे मिले लखनऊ में 1917 में, लखनऊ में राजकुमार शुक्ला जी मिले और गांधी जी से, गांधी जी बोले ठीक है मैं आकर के आपको देखता हूँ तिनकटिया प्रथा क्या है, वहां के लोग वहां जाकर के हम उस चीज को देखेंगे। तो गांधी जी 1917 में आए, 1917 में गांधी जी आए बिहार। गांधी जी के साथ जो थे राजेंद्र प्रसाद थे, काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है प्रीप में, इनमें से गांधी जी के साथ चंपारण कौन नहीं आया था, चंपारण कौन नहीं आया था, चंपारण के लोकल नेता थे राजकुमार जी, चंपारण के लोकल नेता थे, बिहार आए चंपारण। तो 1917 में जो आए थे गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, महादेव देसाई, महादेव देसाई, और नेता थे एक नरहरि पारिक, और नेता थे नरहरि पारिक। ये जो नेता थे ये आए वहां जो है चंपारण, चंपारण पहुंचे। महात्मा गांधी, भाई महात्मा गांधी तो जो है एमके गांधी, एमके गांधी अब काफी प्रसिद्ध नेता बन चुके थे भाषण के बाद, 1916 के भाषण के बाद। तो जैसे ही आए चंपारण में, चंपारण का स्थानीय प्रशासन बोला कि आप जो है यहां से वापस चले जाएं, लेकिन वापस चले जाएं। गांधी जी ने इसका विरोध किया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, और यहां जाकर के गांधी जी सत्याग्रह किए। क्या किए, सत्याग्रह किए। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में गांधी जी सत्याग्रह सबसे पहले कहां किए थे, तो चंपारण में। कहां किए थे, चंपारण में, ठीक है। गांधी जी सत्याग्रह कहां किए थे, चंपारण में। तो यहां करके सत्याग्रह किए। सत्याग्रह करने के बाद जो है प्रशासन अंततः झुका, प्रशासन झुक गया। प्रशासन झुकने के बाद जो है एक आयोग का गठन किया गया, आयोग का गठन किया गया। आयोग के गठन के बाद, आयोग के गठन में इनको गांधी जी को क्या बनाया गया, गांधी जी को सदस्य बनाया गया, गांधी जी को सदस्य बनाया गया। और गांधी जी इस आयोग को यह समझाने में सफल हो गए कि यह जो है तिनकटिया प्रथा किसानों के हक में नहीं है। फलतः जो है फैसला किसके हक में आया, आयोग ने फैसला दिया, और फैसले के बाद जो है 25% मुआवजा, 25% जो लगान था वो किसानों को वापस किया गया। बगान मालिक के द्वारा जो है, बगान मालिक के द्वारा 25% लगान वापस किया गया, ठीक है, वापस किया गया। और ये बगान मालिक 1 दशक यानी 10 वर्ष के अंदर में ही चंपारण को खाली कर दिया। ये था गांधी जी का
प्रारंभिक सफलता चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले गांधी जी कहाँ किए? चंपारण में किए और उन्हें सफलता प्राप्त की। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। इससे जो क्वेश्चन है एक और महत्वपूर्ण है, बहुत वनडे के एग्जाम के लिए खास करके। अब कहता है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एक एनजी रंगा नामक व्यक्ति थे, एनजी रंगा नामक व्यक्ति थे, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था और इसी आंदोलन में टैगोर ने आर एन टैगोर ने एम के गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। महात्मा की उपाधि काफी महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे है उनकी जो है 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर क्या था? 1918 में प्रारंभिक सफलता। गांधी जी ने अपना जो है इंडिया में, अब कहा जाए कि एक हीरो को जब पहला फिल्म हिट हो जाता है तो दूसरे फिल्मों में काफी लगन के साथ मेहनत करता है। तो गांधी जी का पहला फिल्म हिट हो चुका था। पहला फिल्म कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह, काफी हिट हो गया। अब गांधी जी का जब चंपारण सत्याग्रह हिट हो गया 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में प्लेग बोनस को लेकर के वहां का जो था कपड़ा मिल मजदूर और मिल मालिक के बीच में क्या चल रहा था? झगड़ा चल रहा था। अब इन दोनों के झगड़ा में गांधी जी गए। गांधी जी किसके सपोर्ट में गए? मिल मजदूर के सपोर्ट में गए थे। इन मिल मालिक में अंबालाल सारा भाई और जो गांधी जी के दोस्त भी थे मिल मालिक में शामिल थे। ठीक है, इनको दोनों का झगड़ा चल रहा था। हम गांधी जी गए, एम के गांधी किसकी तरफ गए? एम के गांधी, महात्मा गांधी हम कह सकते हैं इनको। महात्मा की उपाधि दिया जा चुका था। महात्मा गांधी जी गए मिल मजदूर के तरफ। देखना कितना मजा आ रहा है। ये गए किसकी तरफ? मिल मजदूर के तरफ। मिल मजदूर की तरफ गए तो मिल मजदूर को सपोर्ट किया कि भाई तुम जब तक नहीं झुकना, जब तक ये जो है तुम्हें बोनस नहीं दे देता है, तुम अपने मांग पे अड़े रहना। भाई इसका मांग जो है मिल मजदूर का, क्या मैं बोनस चाहिए, और ये करा मैं बोनस नहीं दूंगा। करा मैं प्लेग में काम किया हूँ, प्लेग इतना फैला हुआ है फिर भी मैं काम किया, हमें बोनस तो चाहिए, बोनस देने के लिए तैयार नहीं। गांधी जी कहे कि तुम अड़े रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब ये मिल मजदूर जानता था कि एक सफलता तो ये जीत करके आया है, यानी जो है इन्होंने चंपारण में तिलकठिया प्रथा को समाप्त करा दिया, अब हमें साथ दें। तो ये उस समय इनडायरेक्ट रूप में साथ कर रहे थे। लेकिन जो है 1918 के अंत तक ये कहे कि हम तुम्हारे साथ हैं और जो है मैं तुम्हारे साथ भूख हड़ताल पर बैठता हूं, सत्याग्रह करता हूं और सत्याग्रह के साथ भूख हड़ताल पर बैठता हूं। अब देखिएगा भूख हड़ताल शब्द का प्रयोग सबसे पहले महात्मा गांधी जो है कहाँ किए? अहमदाबाद मिल मजदूर के फेवर में, अहमदाबाद मिल मालिक के विरोध में भूख हड़ताल किए। जब भूख हड़ताल किए तो यहाँ का मिल मजदूर दोगुना उत्साह से काम करने लगा, दोगुना उत्साह से लड़ने लगा। अब दोगुना उत्साह से लड़ने लगा, इस हड़ताल में, भूख हड़ताल में महात्मा गांधी का जो साथ दिए थे, अंबालाल साराभाई की बहन जो थी
अनसुईया बहन, अनसुईया बेन ने महात्मा गांधी का साथ दिया था। अब भाई एक मिल मालिक की बहन गांधी जी के साथ है, गांधी जी जो हमारे जो स्टार हैं वो मिल मजदूर के साथ हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं गांधी जी, ठीक है, गांधी जी कहाँ बैठे हैं? भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब तो मिल मजदूर जो है एक ऐसा स्टार है जो हमारे साथ बैठा है, तो हमारा तो साथ दुगना हो जाएगा। मिल मजदूर और जोरों से लगा दिया ताकत। फलतः जो है ये मामला एक ट्रिब्यूनल में गया। ट्रिब्यूनल जो है फैसला किसके हक में दिया? मिल मजदूर के हक में दिया। और मिल मजदूर के हक में दिया कि 35% आपको बोनस दिया जाएगा, 35% आपको बोनस दिया जाएगा। लो भाई, गांधी जी की दूसरी सफलता प्राप्त हो गई। गांधी जी का दूसरा फिल्म हिट। अब गांधी जी गदागद, हमारे राष्ट्रपिता गदागद हो गए, प्रारंभिक जो है इनकी सफलता प्राप्त हो गई। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, ये जो था देशव्यापी सफलता नहीं था, ये देशव्यापी आंदोलन नहीं था। ये जो था क्षेत्रीय करके, क्षेत्रीय कह सकते हैं, ये छोटे छोटे थे ये, लेकिन प्रारंभिक काफी महत्वपूर्ण रखता है। तो गांधी जी का दूसरा सफलता प्राप्त हो गया। अब तीसरा आते हैं, नोट हो गया? पूछा ही इसमें थोड़ी ना क्या था इसमें। चलो आगे करते हैं। 1918 की घटना है। अब देखो ये जो है पूरी घटना को देखते चले कि कैसे कैसे जो है पहले आंदोलन में किस कौन को साथ आ गए। राजेंद्र प्रसाद जी इंट्रोड्यूस हो गए, जेबी कृपलानी जी साथ में थे, नरहरि पारिक जी थे और बहुत सारे थे। अब जो है दूसरे में खेड़ा आंदोलन में विजय प्राप्त कर लिया। अब तीसरा जो था 1918 में ही, 1918 में खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, ठीक है। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन में इसका क्या कारण था? इसका जो था 1918 में गुजरात में भयानक अकाल पड़ा था। गुजरात में अकाल के कारण वहां की फसल बर्बाद हो गया, लोग दाने दाने के लिए तरस गए। लेकिन यहाँ का जो था प्रशासन, वो कर को माफ नहीं किया, कर को जो है माफ नहीं किया, लोगों से कर वसूलना चालू रखा। जब कर वसूलना चाहा, हमारे पास कुछ खाने के लिए है ही नहीं और आप हमसे टैक्स मांग रहे हो, तो क्या होगा? विद्रोह तो पैदा होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं, आप हमसे छीनोगे तो हम तो विद्रोह करेंगे, आपसे झगड़ेंगे। तो गांधी जी इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे थे। गांधी जी जो है खेड़ा जिला के ही एक युवा वकील थे वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने गांधी जी के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खेड़ा में एक आंदोलन चलाया गया, कर नहीं देंगे। गांधी जी कहे कि जो भाई टैक्स दे सकता है वो दो, जो टैक्स नहीं दे सकता है वो टैक्स मत देना, वो कर मत देना या लगान न देना। कर की जगह लगान कर दो, लगान ठीक रहेगा, लगान सब लगान नहीं देना, और जो दे सकता है उसको दो। उस समय एक नीति होता था, टैक्स का नीति जो होता है, राजस्व संहिता होता है, राजस्व संहिता उसमें था 1918 में। तो राजस्व संहिता कहता था कि अगर 1/4 हिस्सा से फसल उपज का 1/4 भाग से कम पैदा हो तो कर माफ कर दिया जाएगा, लगान माफ कर दिया जाएगा। लेकिन जो है स्थानीय शासक टैक्स माफ नहीं किए, फलता आंदोलन हुआ, गांधी जी इसका साथ दिए, करना दो आंदोलन।
कर लगान नहीं देना है, लगान वही देगा जो टैक्स भरने लायक हो। लेकिन इसके जो है लगान न देने के ऊपर में ये जो है सरकार ने दमनात्मक नीति अपनाई, मारा पीटा, लोगों की जमीन पे कब्जा कर लिया, जानवरों पे कब्जा कर लिया, मवेशियों को ले गया उठा करके ठीक है, मवेशियों को उठा करके ले गया, तो किसी तरह से उसको परेशान करके लगान वसूल रहा था। लेकिन अचानक क्या हुआ, ये गुप्त जो है निर्देश प्राप्त हुआ, अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों का निर्देश प्राप्त हुआ कि लगान उसी से वसूलो जो लगान देने में सक्षम हो। फलता क्या हुआ, गांधी जी को डायरेक्ट सफलता इसमें तो नहीं मिली, लेकिन जो गांधी जी चाहते थे कि लगान नहीं दे, वो निर्देश प्राप्त हो गया। लगान नहीं, जो नहीं दे सकते थे वो नहीं दिया गया, नहीं देने लगे। फलता क्या हुआ, इसको सफलता में कौन किया गया, गांधी जी की तीसरी सफलता थी। ठीक है चलिए आगे आते हैं, आगे नोट करिए नोट। चलिए शुरू करें। बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। चलिए करें, चलिए राइट। तो गांधी अब जो आता है गांधी जी का, अभी तो क्षेत्रीय थे, अब जो आ गए राष्ट्रव्यापी में आ गए। तो राष्ट्रव्यापी में पहला जो था असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन काफी महत्वपूर्ण रहेगा इसका, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन ये कब से कब तक चला था, 1920 से 1922 तक, 1920 से 22 तक ये आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन पढ़ने से पहले कुछ हम और विषय के बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी आ गए कब, 1917 1918 में, 1918 तक तो पहुंच गए। 1914 से 1918 तक क्या चला था, प्रथम विश्व युद्ध, राइट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें महात्मा गांधी जी का क्या था रोल, गांधी जी का आरंभिक सफलता प्राप्त हो गई थी 17-18 में। इसमें जो है जन सामान्य के ये लोग प्रिय नेता बन गए थे। 1914 से 18 प्रथम विश्व युद्ध जो था, ये दो ग्रुप के बीच में लड़ा जा रहा था, दो गुट के बीच में। दो गुट कौन कौन था, दो गुट था, एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा जो गुट था वो था धुरी राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र के तरफ से कौन लड़ रहे थे, इंग्लैंड जो लड़ रहा था मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहे थे, और धुरी राष्ट्र की तरफ से जो लड़ रहे थे वो जर्मनी थे, जर्मनी इटली वाले। ठीक है, जब इंग्लैंड मित्र राष्ट्र की तरफ से लड़ रहा था, गांधी जी भारतीयों को जो है प्रेरित कर रहे थे, भारतीय युवाओं को, कि भाई तुम प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को साथ लो, इंग्लैंड के साथ लड़ो, मित्र राष्ट्र जो है मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ो, और जो है हमें जो है इसके बाद हमें स्वशासन दे देगा, ये स्वशासन प्राप्त हो जाएगा, हमें जो है इंग्लैंड अपना उपनिवेश खत्म कर देगा, हमें स्वशासन दे देगा, हम अपनी तरह से जी सकते हैं, और ये जो है धुरी राष्ट्र वाले हार जाएंगे। और जो है ये जो है इनको भर्ती करने लगे, किसको, युवाओं को, भारतीय युवाओं को लड़ने के लिए, इन्हीं के जगह भर्ती करने लगे, और इन्हीं के लिए इनको भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया।
भर्ती करने वाला सर्जेंट इनको कहा गया था। प्रथम विश्व युद्ध में भर्ती करने वाला सर्जेंट के नाम से भी इनको कहा गया, महात्मा गांधी को। लेकिन 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, सेवरेक संधि के बाद, तो क्या हुआ, क्या बोलते 1918 में जब वर्साई की संधि के बाद समाप्त हुआ, तो इनको जो है स्वशासन की जगह कुछ और थमा दिया। स्वशासन देने की बात क्या, इनको जो कहा आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप हमारे गुलाम हो। और इन्हीं की जो है 1918 में रॉलेट की अध्यक्षता में, सर रॉलेट की अध्यक्षता में एक आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया, और उससे पहले, एक मिनट, रॉलेट एक्ट से पहले जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की घोषणा की गई। इसमें जो है उस समय चेम्सफोर्ड था 1918 में, चेम्सफोर्ड वायसराय था और मॉन्टेग्यू यहाँ का सचिव था। मॉन्टेग्यू यहाँ का सचिव था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था, जिसको कहा जाता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। ये जो शासन अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो था, इसमें द्वैत शासन की स्थापना हुई, स्वशासन की जगह द्वैत शासन आरंभ हो गया। और 1918 में ही जो है एक जो है एक्ट बना दिया गया 1918 में, रॉलेट की अध्यक्षता में, रॉलेट एक्ट, रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया रॉलेट एक्ट, जिसको कहा जाता है, अगर कहा जाए इसको विस्तृत रूप से, तो अराजकतावादी एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। गांधी जी का पहला सपना फेल, आंदोलन की पहली नींव, पहली सीढ़ी, ये आंदोलन है, ये गांधी जी पहली सीढ़ी चढ़ गए, पहला सपना समाप्त। दूसरा सपना पे पानी फेर दिया कि क्या बोलता, क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 घोषित किया गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इस एक्ट के तहत जो है आपको बिना वारंट के, आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए, आजकल क्या है, वारंट चाहिए तभी अरेस्ट होगा। बिना वारंट का अरेस्ट कर रहा, बिना वारंट का आदेश का अरेस्ट हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण को बंद कर दिया गया, बंदी प्रत्यक्षीकरण को बंद कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया बंदी प्रत्यक्षीकरण को। रीट जब आप पढ़ेंगे तब आपको 5 प्रकार का रीट जारी होता है, तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण भी आता है, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या किया गया, आपके घर की, तो बिना वारंट के आपके घर की तलाशी लिया जा सकता है, आपके घर को भी सर्च वारंट बिना इशू किए ही आपको तलाशी लिया जा सकता है। चौथा, आप जो सबूत पेश कर रहे हैं, सबूत वो नहीं मानेगा, सबूत ना मानना, सबूत नहीं मानेगा, जो उसकी मर्जी में आएगा वो करेगा। इसीलिए इसका जो नाम दिया गया, न अपील, न वकील, न दलील, इस रॉलेट एक्ट को कहा गया न अपील, न वकील, न दलील, ठीक है, ये किया गया, इसका नाम दिया गया, रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया। इस एक्ट के तहत अराजकतावादी क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, इसका जो गठन किया गया रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में 1918 में। यानी जो है इधर गांधी जी भर्ती करा रहे थे, इधर अंग्रेजों के मन में कुछ और चल रहा था, और ये जो एक्ट 1919 में लागू कर दिया गया। उसके बाद जो है गांधी जी इस एक्ट के विरुद्ध में, गांधी जी जो है इस एक्ट के विरुद्ध में रॉलेट सत्याग्रह किए, रॉलेट सत्याग्रह किए, जिसमें काफी जो है इनको जन सैलाब मिला, जन समर्थन मिला इनको,
जन समर्थन मिला, गांधी जी और खुश हो गए। लेकिन इन जन समर्थन इतना व्यापी हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को कांड कर दिया। अमृतसर उस समय जो है 20 के दशक में अमृतसर शहर था। अमृतसर जो है पूरा क्रांतिकारी अड्डा बन चुका था। इसीलिए यहाँ का जो था जनरल डायर, तो काफी खूंखार था अधिकारी। खूंखार बोले तो खूंखार उसको बोलेंगे, अपराधी की जगह अधिकारी उसको थोड़ी ना बोलेंगे। जनरल डायर था, खूंखार था, यानी काफी बदतमीज था, बदमाश था। जनरल डायर को यहाँ भेजा गया, वहां की स्थिति को संभालने के लिए अमृतसर आया। 13 अप्रैल 1919 को था जलियांवाला बाग बड़ा महत्वपूर्ण है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन होता है। अब यहाँ जो था बैसाखी का मेला लगा हुआ था। आज भी लगता पंजाब में बैसाखी का मेला। पंजाब में बैसाखी का मेला लगा हुआ था। गांव से लोग मेला देखने के लिए आए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भीड़ इकट्ठा करना यहाँ जो है अभी धारा 144 जो कहते हैं, वहां जो है 144 की तरह लगा हुआ है कि एक जगह इकट्ठा नहीं होना है। जलियांवाला बाग में जो है मेला देखने के लिए इकट्ठा हुए। जनरल डायर वहां नरसंहार करवा दिया। काफी लोग मारे गए, हजारों की संख्या में मारे गए, और गांधी जी से जो है काफी दुखी हुए। अब जो गांधी जी दुखी हुए, एक तो जो है 1918 तक भर्ती करवा रहा था, अब वही जो है अंग्रेज जलियांवाला बाग का करवा दिया, जिसमें जो है काफी तो दर्शक जो मेला देखने के लिए आए थे ग्रामीण क्षेत्र थे, उसमें जो है काफी ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही थे, जिनको इससे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन बेचारे निहत्थे थे, ग्रामीण क्षेत्र से सीधे साधे थे। जाओ भाई, चले जाओ तुम, मार दिया। जिनका बदला जो है उधम सिंह, आज भी आप आएंगे अमृतसर तो उधम सिंह का जो है बाहर प्रतिमा लगा हुआ है। ठीक है, अमृतसर का कांड हो गया। महात्मा गांधी चुप कहा बैठने बाद चले। तीसरा आंदोलन का जो है तीसरा सीढ़ी क्या है? तीसरा चौथा जो है सीधे अपना देख पॉइंट बना लीजिएगा। तीसरा सीढ़ी अगर बात करें तो खिलाफत। अब जो है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी खिलाफत आंदोलन। ये जो खिलाफत आंदोलन था, ये अभी बताए थे मित्र और धुरी राष्ट्र के बीच में हो रहा था। मित्र और धुरी राष्ट्र के बीच में क्या हो रहा था? प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 18। विजयी हुआ मित्र राष्ट्र, एक संधि हुआ सेवरे की संधि। सेवरे की संधि के बाद जो है तुर्की, बता देते हैं कि मित्र राष्ट्र जब लड़ाई चल रहा था तो भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। इसलिए साथ दे रहे थे कि तुर्की की खलीफा, उसमें तुर्की का खलीफा का पद जो था काफी महत्वपूर्ण होता था। पूरा मुसलमान जगत का खलीफा जो होता तुर्की का, वो प्रधान होता था। तो तुर्की के खलीफा के जो है उनको नहीं ना किया जाए, उनको बेचते उनका जो है अधिकार न छीना जाए, इसलिए भारतीय मुसलमान अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। लेकिन मित्र राष्ट्र जब विजय हुआ, इंग्लैंड विजयी हुआ, तो सेवरे की संधि के बाद जो है ईरान, सेवरे की संधि याद रखिएगा, सेवरे की संधि के बाद ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया, ईरान, मेसोपोटामिया जिसको इराक कहा जाता है, पोटामिया, सीरिया, फिलिस्तीन आदि पर से जो है फिलिस्तीन तुर्की के खलीफा को अधिकार समाप्त कर दिया गया, जिससे भारतीय मुसलमान नाखुश हो गए। एक चीज महत्वपूर्ण है, जिस समय भारत में भारतीयों के अस्तित्व के लड़ाई चल रहा था, उस समय भारतीय मुसलमान
खिलाफत आंदोलन, तुर्की की खलीफा के लिए लड़ रहे थे। तो इस चीज का जो है इस चीज के लिए तुर्की की खलीफा को जो है अस्तित्व खत्म हो रहा था, मान्यता खत्म हो रहा था, तो भारतीय मुसलमान इससे नाखुश हो गए, फर्क खिलाफत कर दिए। खिलाफत कर दिए, खिलाफत के लिए इन्होंने गांधी जी का साथ चाहा। अब गांधी जी का साथ चाहा, गांधी जी के आंदोलन में मुसलमानों का आगमन जो है हो गया, एंट्री। अब भारतीय मुसलमान का एंट्री हो गया। अब गांधी जी कहे कि ठीक है, मैं आपका साथ दूंगा, आप जो है असहयोग आंदोलन में साथ दो, असहयोग आंदोलन में साथ दो, अपना जो है सीढ़ी बना रहे हैं, ईंट लगा रहे हैं, असहयोग आंदोलन में साथ दो। 1920 में जो है सर्वसम्मति से मुसलमान असहयोग आंदोलन में शामिल हो गया, जो कहता है कि हिंदू मुस्लिम असहयोग आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता काम आया। यानी असहयोग आंदोलन का बड़ा होने का कारण जो है हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए। ये अपने खलीफा के लिए हुए मुसलमान, ये भारतीय अपने अस्तित्व के लिए हुए। गांधी जी 1920 में हिंदू मुस्लिम एकता के जो है सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता के सहयोग से असहयोग आंदोलन आरंभ किया। अब असहयोग आंदोलन मैं पहले भी बता चुका हूं। असहयोग आंदोलन, अब असहयोग किसको कहते हैं? असहयोग कहते हैं अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए बिना अस्त्र उठाए सत्य और अहिंसा की मार्ग पर चलते हुए विरोध करना। सत्य और अहिंसा, गांधी जी का जो अस्त्र था सत्य और अहिंसा अस्त्र था, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में आरंभ कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा जो था हिंदू मुस्लिम एकता बना। ठीक है, आगे देखें, इनको नोट करिए, पहले काफी डेट है इसमें। उसके बाद आ गया 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखा, चेतावनी भरा पत्र लिखा कि आप हमें स्वशासन दीजिए, नहीं तो जो है एक बड़ा आंदोलन का जिम्मेवार आप होंगे। लेकिन यह जो है असंतोष भावना उत्तर जो है और काफी असंतुष्टिजनक रहा, नहीं आया। फलतः 1 अगस्त 1920 को आंदोलन आरंभ हुआ। 1 अगस्त 1920 के बाद जो आंदोलन आरंभ कर दिया गया। सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने इस आंदोलन को मान्यता प्रदान किया, और दिसंबर 1920 को नागपुर अधिवेशन में इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। कांग्रेस आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। अब इसका जो आंदोलन का सबसे बड़ा चीज था कि अगर विद्रोह का जो बड़ा बना, इसमें सब महिला था, महिला, बच्चे, किसान और व्यापारी वर्ग सभी का साथ मिला, इसीलिए जो है यह आंदोलन बड़ा बना। और यह ऐसा आंदोलन जो था 1857 की क्रांति के बाद पहला असहयोग आंदोलन, पहला ऐसा आंदोलन था जो पूरा राष्ट्रव्यापी बना। यह जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, पहला आंदोलन था जो पूरा राष्ट्रव्यापी बन गया। पूरे राष्ट्र में महिला थे, बच्चे थे, किसान थे, छात्र थे, व्यापारी थे, क्या नाम है, कुलीन वर्ग के भी थे, वकील थे। वकील अपना वकालत छोड़ रहा है, नौकरी जो कर रहा है उसको नौकरी छोड़ा, सेना अपना पद छोड़ रहा है। सब जगह मैंने अलग अलग विद्रोह हर तरह से हो गया। कपड़ों की होली जलाया गया, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया गया, चरखा का भी जो है चरखा और सूती धागे काटने का प्रचार किया गया। पूरा मतलब आंदोलन विश्वव्यापी में भारत व्यापी हो गया। हर जगह इस आंदोलन का चर्चा हो रहा था, सब लोग भाग ले रहे थे, मतलब आंदोलन चरम सीमा पर था।
लेकिन बीच में ही एक ऐसी घटना हो जाती है, क्लाइमेक्स आया। क्लाइमेक्स में क्या हो गया? क्लाइमेक्स आया चौरी चौरा हत्याकांड। 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 का दिन था। चौरा चौरी जगह था, चौरा चौरी गोरखपुर के पास है, गोरखपुर के पास एक छोटा सा स्टेशन। यहाँ जो है 21 पुलिसकर्मियों को, 21 पुलिसकर्मी जो थे, आंदोलनकर्मी जा रहे थे, पैदल जा रहे थे आंदोलनकर्मी। पुलिस वाले जो है उनसे बदतमीजी करने लगे। फलता क्या हुआ? भीड़ था ही, 21 पुलिस वाले का पूरा पुलिस स्टेशन था, 21 पुलिस वाले को पकड़ के स्टेशन में बंद किया और बंद करके आग लगा दिया। और जब आग लगा दिया, 21 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। गांधी जी इसको सुने तो आंदोलन वापस ले लिया, आंदोलन को स्थगित कर दिया। वापस ले लिया या स्थगित कर दिए? आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दिए, आंदोलन बंद हो गया। अब क्यों बंद हो गया? चौरी चौरा हत्याकांड, जबकि गांधी जी का एक था सत्य और अहिंसा। अहिंसा हथियार था, अहिंसा के विरुद्ध यहाँ हिंसा हो गया, तो इसके विरुद्ध गांधी जी जो है इसको वापस ले लिए। ठीक है, इस पर जो है आज इतने, बाकी नेक्स्ट क्लास में रहेगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, गांधी जी का अगला चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा एक क्लास में और, तो उसको जो है काफी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जितना पॉइंट, अगर कोई पॉइंट है तो अगले क्लास में इसका हम डिस्कस कर देंगे। ठीक है।